नमस्कार। मैं रामदत्त त्रिपाठी। मैं इस समय कौसानी में हूँ। उत्तराखंड का एक पर्यटक स्थल है। यहाँ सैलानी आते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, जंगल है, प्राणवायु है, बड़ा सुखद लगता है। लेकिन इस माहौल में भी दिल्ली बंबई के कोलाहल से दूर होने पर भी पता नहीं क्यों मन में एक बेचैनी है। वो बेचैनी क्यों है? वो बेचैनी इसलिए है क्योंकि देश के हालात ऐसे हैं कि वो मन को शांत रहने नहीं देते। अनासक्ति योग पढ़ने के बाद भी मन में कुछ न कुछ चिंता रहती ही रहती है। तो मैं 3 विद्वान हैं मेरे साथ, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि वो क्या कारण है कि हम लोग एक दृष्टि से पर्सनली सुखी हैं, अच्छे खाते पीते हैं, कोई समस्या नहीं है निजी, लेकिन चिंतित हैं देश के हालात से कुछ न कुछ। तो शुरू करता हूं पहले प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह साहब से, जो महात्मा गांधी के ही प्रदेश से आते हैं, गुजरात से, अहमदाबाद में पत्रकार भी रहे हैं और शिक्षक भी, अर्थशास्त्री हैं। क्यों इतनी लोगों के मनों में चिंता है, डर है, व्याकुलता है? क्या है, क्या वजह क्या है? एक और परिचय जोड़ दूं। हेमंत भाई हमारे दशरथ भाई शाह, जो गुजरात विद्यापीठ गांधी जी द्वारा स्थापित वहाँ गांधी दर्शन के विद्यार्थी भी रहे, अध्यापक भी रहे और गुजरात सर्वोदय मंडल के ओहदेदार भी रहे और कार्यकर भी रहे। जिंदगी के लगभग अंतिम दिनों तक अहमदाबाद में भी साइकिल चलाते रहे। इस परंपरा से, ऐसे परिवार से, ऐसे संस्कार से हेमंत भाई बचपन से जुड़े हुए हैं। ये उनका एक विशेष ये परिचय एक जरूरी था। विशेष परिचय है, तो मैं आपका भी परिचय करा देता हूँ। प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर साहब हैं, ये भी अर्थशास्त्री हैं और गुजरात विद्यापीठ के कुलपति रहे हैं, और उसको बचाने के लिए काफी इन्होंने जद्दोजहद की। दुर्भाग्य है कि नहीं बचा पाए। और प्रोफेसर अश्विन झाला साहब हैं, ये जलगांव में गांधी रिसर्च फाउंडेशन है, जिसको गांधी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पढ़ाते हैं और मुख्यतः गांधीयन स्टडीज पढ़ाते हैं, और जो एक कार्यक्रम है यूथ फॉर ट्रुथ, उसका भी संचालन करते हैं। तो हेमंत शाह जी, आपसे जो सवाल मेरा था, क्यों ये व्याकुलता है, क्यों ये चिंता है उन लोगों में जिनको कोई आर्थिक संकट नहीं, संपन्न है, सब कुछ है, सुखी हैं, फिर भी मन कहीं ना कहीं से उद्विग्न है देश के हालात से? इसकी दो वजह मुझे लगती है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि ऐसा लग रहा है कि सारे देश में हमने जो सपना देखा था 1950 में संविधान का अमल शुरू करते हुए, कि इस देश में स्वतंत्रता रहेगी व्यक्तियों की और लोकतंत्र बरकरार रहेगा, भारत एक लोकतंत्र बना रहेगा, इसके ऊपर आजकल काफी हमला हो रहा है। और बोलने की, लिखने की, वहां तक कि कविता लिखने की, नवल लिखने की भी आजादी कम होती जा रही है। इसीलिए लोग काफी चिंतित है। और जहां बोलने की, लिखने की, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती, वहां लोकतंत्र कभी बरकरार नहीं रह सकता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी वजह यह है कि अ, इस देश का आरंभ हुआ वो धर्म के नाम पर नहीं हुआ। तो हमने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक मूल्य के आधार पर हमने
इसका स्वीकार किया। हमारी संविधान की उद्देशिका है जिसमें हमने लिखा भी है कि मान्यता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता रहेगी। इसके साथ-साथ ही हमने लिखा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो धर्म, मान्यता और उपासना की स्वतंत्रता रहेगी, ये हमारा उद्देश्य है भारत को प्रस्थापित करने का। और इसके ऊपर आज काफ़ी हमला हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि कहा जा रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसमें हिंदुओं को विशेषाधिकार होना चाहिए। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि लोकतंत्र जो है वो कानून के शासन के सिद्धांत के ऊपर टिका हुआ होता है, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। ये रूल ऑफ लॉ मुझे लगता है कि इसका हनन हो रहा है, दिन दहाड़े हनन हो रहा है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको कोई कानून नहीं लगता, ऐसा एक वातावरण पूरे देश में खड़ा हो गया है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत जो है वो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में जाना जाता है तो वो इसके लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। तो ये लोकतंत्र को बचाना चाहिए। लोकतंत्र, संविधान, ये सब जो मूलभूत मूल्य हैं या बुनियादी संस्थाएं हैं वो संकट में है। एक तो ये हो गया। हमें समझाया जा रहा है रोज रोज कि देश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, हम दुनिया की तीसरी या चौथी इकोनॉमी बन रहे हैं, जीडीपी ग्रो कर रही है। लेकिन ये विकास का कैसा मॉडल है कि नौजवान बेकार है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, और हमारा जो पर्यावरण है या प्रकृति है वो भी क्षत विक्षत कर रही है, हो रही है। तो ये भी क्या एक चिंता का कारण बनता है? अरे यहाँ तो पूरी व्याकुलता और चिंता ही है। जो लोग इमरजेंसी में जेल गए और ऐसी सत्ता के कह के कि फासिस्ट सत्ता के विरोध करते हुए संवैधानिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो जेल गए, वो आज वही उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। नागार्जुन बाबा याद आ रहे हैं, उन्होंने लिखा था, गिन रही सुन रही गिन रही, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को। इंदू जी क्या हुआ है आपको, सत्ता के मद में क्या भूल गई बाप को। अब जो हो रहा है इस देश के लोकतंत्र के नाम पर, वहां 80 करोड़ जनता को बहला फुसला कर, अनाज और छत दे करके कपड़ा देना ही बाकी रखा है कि चुप रहो, आवाज नहीं करोगे। और बड़े उद्योगों के साथ जो गठजोड़ बैठा है वो एक पापी गठजोड़ है, अपवित्र गठजोड़ है इस देश के लिए। ये हालत सिर्फ भारत की नहीं, सार्वत्रिक है, ये समझ बन चुकी है। आम आदमी की कोई पहचान बाकी नहीं रहेगी। इस दुनिया में वही आदमी जिएंगे जिनके पास धन दौलत संपत्ति होगी और गठजोड़ में एक दूसरे को मदद करने में, एक दूसरे को संपत्तिवान बनाने में ये मदद कर रहे हैं। ये राजनयिक हैं और ये उद्योग धंधे में जुड़े हुए लोग हैं। ये व्याकुलता का विषय है, ये व्याकुलता का विषय है। और देखिए कहाँ हमने सपना देखा था समानता का, बराबरी का, गैर बराबरी बढ़ती चली जा रही है। और ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसने एक नया उपाय निकाला है कि लोग आवाज न उठाएं, मुंह बंद रखें। तो एक यह है कि मिनिमम
न्यूनतम कुछ सपोर्ट सिस्टम का मतलब उतना न्यूनतम इनकम की गारंटी दे दो, आपको रोजगार नहीं चाहिए, हम मिनिमम सपोर्ट आपको पैसा दे देंगे। जबकि रोजगार जो है वो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, केवल पैसा ही जरूरी नहीं है। अश्विन झाला साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हालात है जिससे हम बेचैन हैं, ये तो क्या नागरिक समाज चुपचाप बैठा रहेगा या उसको कुछ करना चाहिए? मूलतः आज से मतलब अगर हम देखें, जिस जगह पर हम बैठे हैं, 1929 में बापू यहाँ आए थे। करीब करीब बिल्कुल 100 साल पहले गांधी जी ने यंग इंडिया में 7 सामाजिक पातक की बात कही। उनमें वे कहते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, कैरेक्टर एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर और वेल्थ विदाउट वर्क। अगर आज हम देखते हैं समाज की स्थिति में, तो ये 7 सामाजिक पातक बहुत गहराई रूप से आज दिख रहे हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, व्यक्ति अपने मूल्य के लिए तटस्थता से कर्तव्य के साथ अगर पहल करते हैं तो स्वाभाविक रूप में एक सामर्थ्यता आती है। पर ये इस तरह से लेयर हमारे सामने खड़े हो गए ना, बहुत सारा, मतलब मानो युवा कहाँ पर फंसा हुआ है, सोशल मीडिया के इसमें फंसा हुआ है। अभी हम लोग बात कर रहे थे युवा से, और उसमें ये बात आई कि 8 से 10 घंटे वो 6 इंच की स्क्रीन के अंदर फंसे हुए रहते हैं। अगर वो इसी तरह से एमलेस सर्फिंग में जाते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में करीब करीब 40% से अधिक युवा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति के समान है। किंतु अगर ये इसी तरह से समय के संदर्भ में, संसाधन के संदर्भ में, अपने सामर्थ्य के संदर्भ में अगर इसी तरह से वो बह जाएंगे एमलेस सर्फिंग में, तो सोसाइटी या समाज का चित्र क्या खड़ा होगा? तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो है ही है, किंतु व्यक्तिगत जिम्मेदारी, गांधी जी कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी। मैं बदलाव चाहता हूं, किंतु मैं दूसरे के पास अपेक्षा रख रहा हूं। मेरी अपने कर्तव्य कहाँ है, मेरा अपना प्रतिबद्धता कहाँ है? तो सोसाइटी का चित्र बदलने के लिए हर एक इंडिविजुअल को अपने कर्तव्य के साथ पहल करनी होगी, और यह पहल में सामर्थ्य आएगी, तभी एक सोसाइटी का चित्र भी बदलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, लेकिन डेमोक्रेसी में हम मानते हैं कि भाई जनता उलट पुलट के रोटी सेक लेती है तो काम चल जाता है, लेसर एवज। कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि विकल्पहीनता की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? जो विपक्ष है वो भी अपना रोल अदा नहीं कर पा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जनता थोड़ा सा मायूस हो रही है? वो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, गलत हो रहा है, तो किसको वोट दें, किसको लाएं हम? हाँ, देखिए, दुनिया का ये इतिहास रहा है कि जो तानाशाह होता है ना, वो हमेशा ये कहता है कि मेरा कोई विकल्प नहीं है। और उसकी जो पार्टी होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी भी यही माहौल खड़ा करती है कि इसके सिवा इनका कोई मसीहा नहीं है, वही एक उद्धारक है। मैं तो कहता हूं कि इस देश में 146 करोड़ विकल्प है। लोकतंत्र का मायना यही है कि जो सत्ता पर है वो लोगों के लिए हमेशा जिम्मेदार रहे, अकाउंटेबल रहे। लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी हमें आज दिखाई नहीं देती। नहीं, वो ठीक है, लेकिन सुदर्शन अयंगर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि विपक्ष जनता की लड़ाई लड़ क्यों नहीं रहा आखिर? ये गहरा सवाल है। मैं ये समझ रहा हूं कि विपक्ष इतना पिटा है, और उसके पिटने का कारण ये है कि उसकी अपनी नीतियों पर जो उंगलियां उठाई जा रही है, उनमें उसका खुद का आत्मचिंतन होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जब भी
कोई भी सत्ता में आता है तो पक्षीय राजनीति में एक अपना पक्ष छोड़ करके दूसरे पक्ष में चला जाता है। आज सत्ता पक्ष के अंदर विरोध पक्ष के कितने ही लोग चले गए हैं, जिसीलिए अब आप देखेंगे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार है किसकी, पहले वाली की सरकार है या नई सरकार है। तो समझ में आ जाएगा कि ये खेल चल रहा है। और इस दर्द को समझना सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है, अब पार्टी का नाम लेके बता रहा हूं क्योंकि वो भी एक दर्द है, उसका लोक संपर्क और तृणमूल संगठन टूट चुका है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो ये कांग्रेस का संपर्क टूट चुका है और मीडिया क्या कर रहा है झाला साहब? बहुत गंभीर सवाल किया है। सोसाइटी किसी भी काल में अगर हम देखते हैं तो 4 स्तंभ के ऊपर खड़ी है, और ये 4 स्तंभ का जो चित्र होता है वही सोसाइटी का चित्र होता है, क्योंकि उनके आदर्श ये 4 स्तंभ में है। और ये 4 स्तंभ है चित्रकार, पत्रकार, कथाकार और कलाकार। ये चारों की स्थिति आज देख लीजिए। चित्रकार आज किस तरह से विभत्सता परोस रहे हैं। कलाकार आज हम देख रहे हैं बहुत सारे युवाओं के आदर्श है वो वही कलाकार है जो आज एडवर्टाइजमेंट में इतने फंसे हुए हैं कि उपभोक्तावाद है, बाजार है, ये सभी युवाओं के ऊपर भरा पड़ा है। युवा खुद अपने अपने शरीर के ऊपर इतनी सारी ब्रांड्स, इतने सारे लगा रहे हैं क्योंकि उसके आदर्श वो देख रहे हैं। कथाकार अधिकतर तो जेल में है। और रही पत्रकार की बात, स्पष्ट रूप से आप किसी भी पत्रकारिता के साथ अगर हम देखेंगे तो वो किस आइडियोलॉजी के साथ है वो पहले ही स्पष्टता हो जाती है, उनकी वकालत के साथ है। सर, तो तटस्थता होना जरूरी नहीं है। नहीं सर, वो आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। जो सारे मीडिया घराने हैं वो सारे उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जो सत्ता के समर्थक हैं 2002 में त्रिपाठी जी हमने ये उन्होंने ऑब्जर्व सब किया। अधिग्रहण कर लिए हैं। सुनिए, ये हम बता रहे हैं इस देश की स्थिति तब से बिगड़ी 91 के बाद, जब संपादक की स्वायत्तता खत्म हो गई और मालिक संपादक बन गया। तब आपका जो भी माध्यम है उस माध्यम की सारी स्वायत्तता खत्म हो गई। और देखिए एक और स्तंभ बचता है, न्यायपालिका। आप जानते हैं उसकी क्या हालत है, मगर आज हमारे पास समय नहीं है उस पर चर्चा के लिए, फिर कभी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, अश्विन झाला साहब, सुदर्शन अयंगर साहब और प्रोफेसर हेमंत शाह साहब। नमस्कार। नमस्कार।